हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 12th का चैप्टर 3 डीप वाटर। तो इसमें स्टार्टिंग में ऑथर के बारे में बताया गया है। ऑथर का नाम है विलियम डगलस और वो मिनेसोटा यूएसए के थे। उन्होंने बैचलर डिग्री की थी इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में। 2 साल तक उन्होंने स्कूल में पढ़ाया था याकिमा में, मगर वो इससे बोर हो गए थे। फिर उन्होंने लॉ किया था और वो मिले थे जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। येल में उनसे मिले थे और वो ऑथर उनके एडवाइज़र और फ्रेंड बन गए थे। फिर डॉगल्स जो थे वो काफ़ी अच्छे एडवोकेट थे और लीडिंग एडवोकेट थे इंडिविजुअल राइट्स के। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लंबा टर्म एज अ जस्टिस सर्व किया था और वो लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस रहे थे यूएस की हिस्ट्री में। उनकी ही ऑटोबायोग्राफी से ये वाला जो चैप्टर है वो लिया गया है। It had happened when I was 10 or 12 years old. I had decided to learn to swim. तो ये बताते हैं ऑथर कि ये सब जो स्टोरी में बताया गया है ये हुआ था आगे, कुछ शायद 10 या 11 साल के होंगे वो। और फिर उन्होंने डिसाइड किया था कि वो स्विमिंग करना सीखेंगे। तो YMCA जो बोल था वो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी देता था स्विमिंग करने की। जो याकिमा रिवर थी वो काफ़ी ट्रियाकियस थी। ट्रियाकियस का मतलब होता है डेंजरस। और उनकी मदर ने उनको काफ़ी वार्न किया था कि इस रिवर में काफ़ी सारे लोग ड्रोन हो चुके हैं, डूब चुके हैं। मगर जो YMCA पूल था वो काफ़ी सेफ था। वो सिर्फ 2 से 3 फीट डीप था, शैलो था, गहरा था। और फिर आगे थोड़ा सा 9 फीट डीप था। तो वो 2 से 3 फीट वाले में इजीली स्विमिंग करना सीख सकते थे। जो ऑथर थे वो लेके आए थे वाटर विंग्स अपने पैरों में पहनने के लिए। उनको अपने जो स्किनी लेग्स थे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, मगर फिर भी उन्होंने करेज दिखाई और जो है अपने प्राइड को सबड्यू किया, साइड हटाया और स्विमिंग करने के लिए चले गए। मगर एक और प्रॉब्लम थी। वो क्या थी? वो ये था कि उनको स्टार्टिंग से ही पानी से बहुत ज़्यादा नफरत सी थी, एवर्जन था, डिसलाइक करते थे वो। एवर्जन का मतलब डिसलाइक होता है। पानी को वो पसंद नहीं करते थे क्योंकि जब वो लगभग 3 या फिर 4 साल के थे तो उनके फादर उनको बीच पे लेकर गए थे कैलिफोर्निया में। वहाँ पर वो जब सर्फिंग कर रहे थे तो उनको ऐसा लगा था कि उनके जो वेव्स है ना ओशन की, वो उनके ऊपर इस तरीके से आ रही हैं कि वो उसमें डूब जाएंगे। और ऐसा उनको लग रहा था कि वो पानी में धंस गए हैं। उस टाइम पे उनके जो फादर थे वो हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे कि कैसे डर रहा है बच्चा, क्योंकि कोई डेंजर की बात नहीं थी। मगर ऑथर को ऐसा लग रहा था कि बस उनकी लास्ट ब्रेथ है, वो काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। तो ये वाली जो फीलिंग है वो उनके मन में एक टेरर की तरह बस गई थी। और जब उन्होंने YMCA में स्विमिंग पूल में जाना स्टार्ट किया था, वो वाली जो अनप्लीजेंट मेमोरी है वो उनके मतलब अंदर फिर से वापस आने लगी थी। मगर ऑथर ने जो है कॉन्फिडेंस को गैदर किया और उन्होंने डिसाइड तो कर लिया था कि वो स्विमिंग करेंगे। तो फिर वो अपने विंग्स के साथ उसमें उतर गए स्विमिंग पूल में। फिर कुछ दिनों तक, लगभग 2-3 दिन तक और कुछ वीक्स तक, तो वो बॉयज़ को ही कॉपी करते रहे, जैसे कि दूसरे बॉयज़ करते थे जिस तरीके के एक्शन, उसी तरीके से जो ऑथर थे वो भी स्विमिंग करने की कोशिश करते थे। और फिर धीरे धीरे उनको थोड़ा ठीक सा लगने लगा पानी में स्विमिंग करते हुए, वो थोड़े कंफर्टेबल होने लगे थे। जैसे ही वो ऐसा हुआ कंफर्टेबल होने लगे, फिर उनके साथ एक मिसएडवेंचर हो गया। वो क्या था, एक बार वो पूल पर जब गए थे तो पूल पर आसपास कोई भी नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि बाकी लोगों का वेट किया जाए और देखा जाए कि कब तक आएंगे। वो पूल के बिल्कुल साइड में बैठ गए थे और वहाँ पे बैठे हुए थे। तभी क्या होता है, एक बड़ा सा थोड़ा ब्रूजियर, थोड़ा हेल्दी सा और जो स्ट्रॉन्ग सा बॉय आता है जिसकी एज शायद होगी अराउंड 18, इसकी फिजिक भी काफ़ी अच्छी थी। वो एकदम से ऑथर को आके बोलता है कि हे स्किनी, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और वो थोड़ा सा उसको पिक करता है, उठाता है वो ऑथर को और उसको पानी में घुसा देता है, डीप वाटर में। और एकदम से जैसे ही जो ऑथर है वो पानी में बिल्कुल डूबते जाते हैं और वो पानी के बॉटम तक चले जाते हैं। और इस बात से जैसे ही वो पानी में डूब रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। मगर वो इतने भी नहीं डरे होते हैं कि उनके होशो हवास खो जाए। आउट ऑफ माई विट्स का मतलब होता है कि बिल्कुल होशो हवास खो जाना। मगर वो फिर भी उनमें थोड़ा सा इतनी हिम्मत होती है कि वो खुद को बचा सकें। तो प्लान कर रहे होते हैं कि वो किस तरीके से ऊपर से, जो बिल्कुल नीचे पहुंच गए थे, नीचे से वो किस तरीके से जंप करके ऊपर आए। इस चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा उनको एफर्ट्स लग रहे थे। वो काफ़ी ऊपर आ रहे थे, सांस ले रहे थे, फिर वो वापस जा रहे थे, बॉटम में फिर से पहुंच जा रहे थे। इस तरीके से ये वाला प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा देर तक उनको प्रॉब्लम करती रही। वो आते थे, ऊपर सांस लेते थे, फिर उनकी हिम्मत नहीं होती थी, वो फिर दोबारा नीचे डूबने लगते थे, फिर वो ऊपर उठ के आते थे। फिर धीरे धीरे जब ये पूरा पूरा प्रोसेस चले जा रहा था, काफ़ी देर हो गई थी, फिर एकदम से एक मोमेंट ऐसा आया था कि ऑथर में बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी और वो ऐसा फील करने लगे थे कि अब मतलब बहुत अच्छा सा लग रहा है और कंफर्टेबल है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपनी मम्मी के गोद में सो रहे हैं और उनको नींद आने लगी थी। और वो फिर बिल्कुल जो थे
बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गए थे और फिर जब उनकी नींद खुली थी तो उन्होंने देखा था कि वो बिल्कुल साइड में पूल के लेटे हुए हैं और कुछ लोग उस बिग बॉय को थोड़ा डांट रहे हैं कि तुमने ये क्या किया और इस टाइप का। तो इससे पहले का जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन्ड वे में बताया गया है कि किस तरीके से उनके हाथ पैर काम करना बंद कर दिया था, उनका ब्रेन भी ऐसा लगा था कि डेड हो चुका है। जैसे ये पूरा इसमें वर्ड्स में बताती हूँ मैं आपको। आई फेल एट द सर्फेस ऑफ वाटर, swallowed एंड choked. आई ट्राइड टू ब्रिंग अप माई लेग्स बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड। मतलब उनके पैर वो उठाने की कोशिश कर रहे थे बट वो ऐसा लग रहा था पैरालाइज हो गए हैं, जम गए हैं, हिल नहीं रहे हैं। अ ग्रेट फोर्स वॉज पिलिंग मी अंडर। उन्हें ऐसा लग रहा था कि पानी उनको बहुत ही ज़्यादा खींच रहा है। I struck at the water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. और इस बीच में जब वो नीचे डूब रहे होते हैं उन्होंने बहुत ट्राई भी करते हैं वो किसी को आवाज़ लगाने की, मगर कोई भी फ़ायदा नहीं होता है, उनकी आवाज़ कोई भी नहीं सुन रहा होता है क्योंकि आसपास तो कोई होता नहीं है। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स लगा रहे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनके जो लंग्स हैं वो बर्स्ट हो जाएंगे, काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं खुद को सरफेस पे लाने के लिए। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, मतलब वो 2 टाइम तो ये सारा प्रोसेस कर चुके होते हैं कोशिश करते करते। फिर थर्ड टाइम आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। और फिर पहले उनको येलो येलो लाइट सी दिख रही होती है, फिर वो इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद वो पूरी उनकी बॉडी में जान नहीं बची होती है, जो येलो येलो सी उनको लाइट दिख रही थी वो भी गायब होने लगती है। देन ऑल एफर्ट्स, सारे एफर्ट्स उनके रुक जाते हैं। आई रिलैक्स्ड, इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन। और फिर थर्ड अटैम्प्ट में मतलब उनको बिल्कुल सब कुछ काला काला सा दिखने लगता है, उनके पैर भी बिल्कुल वर्क करना बंद कर देते हैं। आई इट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर, देयर वॉज नो मोर पैनिक, इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, दिस इज़ नाइस टू बी डॉजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप, इट्स नाइस टू बी कैरी जेंटली। फिर उनको वही सब जैसे मैंने पहले बताया लगने लगता है कि अब बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया है और उनका दिमाग भी एकदम शांत हो जाता है, उनका डर चला जाता है, टेरर ख़त्म हो जाता है, घबराहट सारी ख़त्म हो जाती है। उनको लगता है कि अब उनको आराम से सो जाना चाहिए, जैसे कि वो अपनी मदर की लैप में सोते हैं। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेयर, उनको लगता है कि बस अब ख़त्म हो चुका है और लाइफ मेरी ख़त्म हो गई है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग, द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग, समवन सेड द किड रियली लाइड। फिर वो जब उनको लास्ट ये सब प्रोसेस के बाद जब उनको लास्ट जो चीज़ याद होती है, फिर वो पूल के साइड में लेटे हुए होते हैं, वॉमिट कर रहे होते हैं, उनका पेट दबाया जा रहा होता है और कोई एक उस बड़े बच्चे से कह रहा होता है कि तुमने ये क्या किया, और वो कहता है मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। फिर दूसरा बोलता है कि तुम मजाक कर रहे थे मगर ये चाइल्ड जो है, ये बच्चा पूरे तरीके से मर जाता। फिर उसको उनको लॉकर रूम में लेके जाया जाता है और कुछ आर बाद वो अपने घर चले जाते हैं। फिर वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं और लड़खड़ा रहे होते हैं। आई शूक एंड क्राइड when I lay on my bed, I couldn't eat that night for days. A haunting fear was in my heart. और फिर वो जब अपने घर जाते हैं तो वो काफ़ी रोते हैं, वो कुछ खा भी नहीं पा रहे होते हैं और फिर उनके दिल में बिल्कुल एक डर बैठ जाता है पानी को लेके। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, मेकिंग मी वॉबी इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक। तो काफ़ी ज़्यादा वो इस बात से फ्राइटेड हो गए होते हैं और थोड़े बीमार भी पड़ जाते हैं। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई फियर्ड वाटर, आई अवॉइडेड इट वेरेवर आई कुड। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा उनको पानी का डर हो गया होता है, वो दोबारा पूल में भी वापस नहीं जाते हैं, पानी से डर लगने लगता है और कोशिश करते हैं वो जितना भी हो सके पानी को अवॉइड करने की। कुछ सालों बाद फिर वो फिर से वाटर्स पे आते हैं, कास्केड्स के। आई वॉन्टेड to get into them, and whenever I did, whether I was wading the Teton or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back। और जब भी वो किसी रिवर के पास, पानी के पास जाते थे, चाहे वो रिवर हो या फिर वार्म लेक में नहाना हो, हर चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा डर लगता था जहाँ पर भी पानी होता था। It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. वो पानी के पास जाते थे तो उनके ऐसा लगता था उन्हें कि लेग्स उनके पैरालाइज हो गए हैं और एक हॉरर सा आ जाता था उनके दिल में। This handicap stayed with me as the years rolled by. In chaos on Maine lakes fishing for landlocked salmon. बास फिशिंग इन द न्यू हैम्पशायर, ट्राउट फिशिंग ऑन द। तो वो बता रहे हैं कि वो जब भी फिशिंग के लिए जाते थे, सैल्मन जो होती है एक टाइप की फ़िश होती है, अगर लैंड लॉक भी वो फिशिंग करते थे उससे भी उनको डर लगता था। और बास की फ़िशिंग करते थे, ट्रॉट, ये फ़िश की वैराइटीज़ हैं, ट्रॉट और डेशुअस, मेटुअस, ये लेक्स हैं उनमें फिशिंग करने जाते थे तो उनको पानी को देख के काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था, एक हॉन्ट
हो गए थे वो पानी से, इतना डर लग रहा था उन्हें। वो अपनी फ़िशिंग की ट्रिप्स को एंजॉय नहीं कर पाते थे, बोटिंग को एंजॉय नहीं कर पाते थे, स्विमिंग को तो वो करते ही नहीं थे। तो पानी से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती थी उनसे वो काफ़ी ज़्यादा डरने लगे थे। I used every way I knew to overcome this fear, but it helped me firmly in its grip. और वो काफ़ी कोशिश करते थे कि पानी में जाएं और अपने इस डर को भगा दें, मगर वो डर और भी ज़्यादा उनका बढ़ता जाता था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। और फिर फाइनली उन्होंने अक्टूबर में काफ़ी कई सालों बाद डिसाइड किया कि वो स्विमिंग करना सीखेंगे। अब उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को बुलाया था और वो इंस्ट्रक्टर के साथ हफ्ते में 5 दिन डेली 1 घंटा वो स्विमिंग करते थे। इंस्ट्रक्टर ने उनके पेट पे एक बेल्ट बांधी हुई थी और एक रोप से उनको अटैच किया हुआ था, और उसी रोप से और बेल्ट की हेल्प से ही बंधे ही वो स्विमिंग करते थे। रोप अटैच टू द बेल्ट went through a pulley that ran on the overhead cable. He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool hours after hour, day after day. उनके पेट से जो है रस्सी बंधी हुई थी और वो रस्सी जो है वो उनके इंस्ट्रक्टर ने पकड़ी हुई थी। वहाँ पे एक पुली थी और वो उसको उतना ही ढीला छोड़ते थे जितना कि ऑथर बहुत ज़्यादा पानी के नीचे ना जा पाए। और ये सब चलता रहा घंटों तक और हफ्तों तक भी। On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. Each time the instructor relaxed his hold on the rope, I went under. Some of the old terror returned and my legs froze. और जब भी क्या होता था कि अगर जो इंस्ट्रक्टर उनके जो रोप होती थी उसको हल्का सा भी ढीला छोड़ देते थे, तो उसी टाइम पे जो ऑथर थे उनमें एकदम से घबराहट आ जाती थी। उनके जो पैर हैं वो ठंडे पड़ जाते थे और वो पुराना जो डर था, वो जो डूबे थे, वो सारी की सारी उनकी मेमोरीज जो थी वो वापस आ जाती थी। It was 3 months before the tension became too slack. Then he taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale. और फिर लगभग 3 महीने लगे थे तो उनका डर कम होने लगा था। फिर उनके इंस्ट्रक्टर ने उनको सिखाया कि किस तरीके से माउथ अंदर लिया जाए और उसमें सांस को रोका जाए, फिर बाहर जो है पानी इसके मुंह से बाहर निकाल के सांस को लिया जाए। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds of times. Bit by bit I shed part of the panic that seized me when my head went under water. और फिर धीरे धीरे जब वो एक्सरसाइज करते रहे, पानी में मुँह डुबो के बाहर निकाल के, धीरे धीरे उनका जो पैनिक है, उनका जो डर है, वो चीज़ों का, उनके पानी के डर को वो कम होता रहा उनका, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हुए प्रैक्टिस करते रहे। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग। और फिर उसके बाद उनके इंस्ट्रक्टर ने उनको पूल के साइड में उनको पकड़ा और फिर उनको पैर से किक करना सिखाया और हफ्तों तक वो यही करते रहे। एट फर्स्ट माई लेग्स डिफ्यूज टू वर्क बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड एंड फाइनली आई वुड कमांड देम। पहले तो उनके पैरों में बहुत ज़्यादा डर लगता था उनको, मगर धीरे धीरे जब वो हफ्तों तक ये काम करते रहे तो वो लेग्स को मूव करना भी वाटर में सीख गए। Thus, piece by piece, he built a swimmer, and when he had perfected each piece, he put them together into a इंटीग्रेटेड होल। फिर वो कहते हैं कि उनके जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने पीस बाय पीस एक स्विमर बनाया और जब वो परफेक्ट हो गए तो उन्होंने एक इंटीग्रेटेड होल की तरह एक स्विमर वो बन गए थे। अप्रैल में वो अब स्विम कर सकते थे, डाइव कर सकते थे, स्विम पूरी लेंथ में पूल की वो स्विम कर सकते थे, क्रॉल भी कर सकते थे, स्ट्रोक्स भी दे सकते थे। आई डेड द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। इंस्ट्रक्टर का तो अब काम कंप्लीट हो गया था, उन्होंने ऑथर को पूरी तरीके से स्विमिंग करना सिखा दिया था, मगर ऑथर जो थे वो कहते हैं कि उनका काम अभी खुद का पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्टिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। आई ट्राइड इट, आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन। फिर वो ऑथर कहते हैं कि मतलब उनको ये समझ नहीं आ रहा होता है कि अभी तो वो इंस्ट्रक्टर के साथ ही पूल में थे, मगर जब वो अकेले होंगे तब उनका क्या वो टेरर जो है वो वापस आएगा। तो वो फिर ट्राई करते हैं अकेले पूल में जा कर के स्विमिंग करना। वो स्विम करते हैं पूरे लंबाई पूरे उसकी स्विमिंग पूल की। टाइनी इन्वेस्टिगेट्स ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न। और जैसे वो स्विमिंग कर रहे होते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा जो पुराना उनका जो टेरर होता है वाटर का वो वापस आने लगता है। बट नाउ आई कुड फ्रोन एंड से टू दैट टेरर ट्राइंग टू स्केयर मी, हाँ वेल हेयर्स टू यू, लुक एंड ऑफ, गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल। और फिर जब उनका वो कहते हैं जब वो उनका टेरर वापस आता था तो वो कहते थे कि तुम मुझे ट्राने की कोशिश करोगे, और फिर वो पूरी की पूरी लेंथ अपनी कंप्लीट कर लेते थे पूल की, ये बोल के। दिस वेंट अंटिल जुलाई। और ये जब ये सारी जो चीज़ें हैं ये पूरे मंथ वाइज मतलब बताया गया है कि अप्रैल में ऐसा हुआ, उनकी कंप्लीट हो गई स्विमिंग। फिर जुलाई तक वो खुद से प्रैक्टिस करते रहे अकेले पूल में जाके। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। अभी भी वो कर तो लेते थे स्विमिंग अकेले, मगर ऑथर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, सो आई वेंट टू द लेक
वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, और उनको नहीं पता था कि उनका टेरर पूरी तरीके से गया है या नहीं गया है, तो फिर वो ले गए वेंटवर्थ जो न्यू हैम्पशायर में था। उन्होंने डाइव किया डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड एंड स्वैम 2 माइल्स अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड, और वो 2 माइल्स तक उन्होंने स्विमिंग की स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक। आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक। Only once did the terror return. When I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing but bottomless water. फिर वो वहाँ पे स्विमिंग कर रहे थे आइलैंड, ट्रिगर्स आइलैंड के पास, और वो सारे तरीके के स्ट्रोक्स लेते हैं, ब्रेस्ट स्ट्रोक लेते हैं, साइड लेते हैं, बैक लेते हैं, और उनका जो टेरर है वो बीच बीच में थोड़ा सा वापस आ रहा था। जब वो अपना फेस जो उन्होंने पानी के अंदर डाला था तो उन्होंने देखा था सिर्फ कुछ भी नहीं है पानी में, बॉटमलेस वाटर है, मतलब ऐसा पता ही नहीं लग रहा है कि उसका पानी का अंत कब है, सिर्फ पानी ही पानी उन्हें दिखाई दे रहा था। तब उनका जो पुराना जो फियर है जो थोड़े से वे में उनका वापस आ रहा था। फिर वो उस फियर पे हंसते हैं और फिर दोबारा से स्विमिंग करने लगते हैं। Yet I had residual doubts. At my first opportunity, I hurried west of the Teon to Conrad Meadows up in the Conrock Well Trail to Maiden Glacier and camped in High Meadow by the side of Warm Lake। फिर वो मतलब काफ़ी सारे जो वहाँ पे लेक्स होते हैं, रिवर्स होती हैं, उसमें वो स्विमिंग करते जाते हैं। इसमें काफ़ी सारे नाम दिए गए हैं, टेटॉन टू कॉर्नाट मीडोज, और ग्लेशियर्स जो मेडे ग्लेशियर है, वार्म लेक, इन सब में वो स्विमिंग करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर साइड ऑफ द शोर एंड बैक जस्ट एज डुओंग कॉर्बन यूज्ड टू डू। और फिर वो सारे के सारे लेक्स में और हर चीज़ में ट्राई करते हैं स्विमिंग करने का। आई शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द एको, आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर। और फिर बहुत ज़्यादा जब वो इन सब में स्विमिंग कर लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खूब ज़ोर से खुशी के साथ चिल्लाते हैं कि उन्होंने अपना जो फियर है, अपना डर है, उसको उन्होंने जीत लिया है। और गिलबर्ट जो पीक होती है उसमें से इको, उनकी आवाज़ इको के वापस आती है। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर्ड इट कैन अप्रिशिएट इट। और वो आगे बताते हैं कि ये जो एक्सपीरियंस था उनका अपने जो ये फियर को जीतने का, ये बहुत ही अलग सा था, और सिर्फ वही इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं जिन लोगों ने अपने किसी फियर को ओवरकम किया हो। इन डेथ देयर इज़ पीस, देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ द डेथ। वो कहते हैं कि जो डेथ होती है, जब हम मर जाते हैं तब तो शांति ही शांति होती है, और जो टेरर होती है, घबराहट होती है, वो तो सिर्फ फियर होता है ना, कि मरने का जो फियर होता है, घबराहट तो उसी में ही होती है। जब मौत हो जाती है तब तो सिर्फ शांति हो जाती है। एज रोजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। फिर जैसे कि वाक्य बताना है कि रोजवेल्ट ने कहा था कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ से डरना चाहिए, वो होता है डर खुद ब खुद। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, द विल टू लिव समहाउ ग्रो इन इंटेंसिटी। और ऑथर ने एक्सपीरियंस किया था कि किस सेंसेशन ऑफ डाइंग में, तो मरने के बिल्कुल पास पहुंच के, और उस चीज़ की घबराहट, जो हम मरने के पास पहुंच जाते हैं और उस पोजीशन में होने की जो घबराहट होती है, वो सारी की सारी ऑथर ने फील की होती है, और इसी वजह से उनकी जो ज़िंदा रहने की जो इंटेंसिटी है और चाहत है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई होती है। एट लास्ट आई फेल्ट realized free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear। और फिर एट लास्ट वो ये कहते हैं कि वो बिल्कुल खुले होके घूमना चाहते हैं और पीक्स पे चढ़ना चाहते हैं। आप सब भी ऐसा कर सकते हैं अगर जो फियर्स हैं वो उनको साइड में रख दिया जाए।